गांव रत्नगढ़ का चौपाल। अंधेरा घिरने लगा है। लोग इकट्ठा होकर चंपा के बारे में फुसफुसा रहे हैं। बीच में लकड़ियों का ढेर लगाया गया है। चारों ओर सनसनी फैली हुई है। गांव का आदमी गुस्से में, ये औरत काला जादू करती है, इसकी वजह से ही हमारे खेतों में सूखा पड़ा। मैंने इसे जंगल में अजीब चीजें बड़बड़ाते सुना था। यकीन मानो, ये कोई साधारण औरत नहीं, ये डायन है। सरपंच गंभीर स्वर में, हम इसे और जिंदा नहीं छोड़ सकते। ये हमारे गांव के लिए खतरा बन चुकी है। आज इसे सजा मिलेगी। चंपा को घसीटकर चौपाल में लाया जाता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं और चेहरा आंसुओं से भीगा है। चंपा गिड़गिड़ाते हुए, नहीं, मैं निर्दोष हूँ। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे छोड़ दो। झूठ। सरपंच के बेटे को जो बीमारी हुई थी वो तेरे श्राप की वजह से थी। सरपंच घोषणा करते हुए, इसे जिंदा जला दो। गांव वाले चंपा को लकड़ियों के ढेर पर बांध देते हैं। कुछ लोग मशाल लेकर खड़े हैं। चंपा रोते हुए, नहीं, मेरे बेटे को वापस दो। मैं किसी को श्राप नहीं देती। मैं निर्दोष हूँ। गांव के लोग उसकी बात अनसुनी कर देते हैं। आग लगा दी जाती है। लपटें चंपा के शरीर को धीरे धीरे घेर लेती हैं। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगती हैं। चंपा जलते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए, तुम सबने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं निर्दोष थी। अब ये जंगल मेरा घर होगा। उसकी आंखें अचानक लाल हो जाती हैं। जलती हुई लकड़ियों के बीच से उसकी गूंजती हुई आवाज आती है, जो भी इस जंगल में रात बिताएगा वो कभी लौटकर नहीं आएगा। मेरी आत्मा हर अमावस्या को निकलेगी अपने शिकार की तलाश में। जंगल की ओर से अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है। आग भड़क उठती है। लोग डरकर पीछे हट जाते हैं। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। गांव का बच्चा डरकर, माँ, आसमान इतना अंधेरा क्यों हो गया? गांव का बूढ़ा कांपते हुए, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये जंगल अब श्रापित हो गया है। अगली सुबह चंपा की जलने की जगह सिर्फ राख रह जाती है, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं मिलता। तभी जंगल के अंदर से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है। रत्नगढ़ गांव की चौपाल। सूरज ढल रहा है। कुछ बुजुर्ग आग के पास बैठे बीड़ी फूंक रहे हैं। पास ही दो युवक, रोहित और समीर, गांव के एक बुजुर्ग बाबा रघुनाथ से बातचीत कर रहे हैं। रोहित उत्साह से, बाबा, सुना है इस जंगल में कोई पुराना खजाना छुपा है। समीर हंसते हुए, हाँ, और ये भी सुना है कि जो इसे खोजने जाता है वो लौटकर नहीं आता। लेकिन मुझे तो ये सब कहानियाँ लगती हैं। बाबा रघुनाथ गंभीर स्वर में, कहानियां नहीं, हकीकत है। उस जंगल में जाना मौत को बुलाने जैसा है। कितने लोग गए लेकिन कोई वापस नहीं आया। बाबा, आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो बताइए, आखिरी बार कौन गया था जंगल में? बाबा रघुनाथ अचानक चुप हो जाते हैं। बाकी गांव वाले भी सिर झुका लेते हैं। गांव का आदमी धीमी आवाज में, पंडित शिवनारायण का बेटा अर्जुन। अर्जुन, वो जो 3 साल पहले अचानक गायब हो गया था। हाँ, वही। उसने भी जंगल के खजाने के बारे में सुना था। गांव के लोगों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा कि वो जंगल में बस एक रात गुजारेगा और फिर सुबह खजाने के साथ लौट आएगा। फिर वो कभी लौटा ही नहीं। सुबह गांव वालों ने जंगल की तरफ देखा तो बस एक चीज मिली। क्या? एक पेड़ पर खून से लिखा हुआ अर्जुन का नाम, और उसके ठीक नीचे उसकी घड़ी पड़ी थी जो अब भी चल रही थी। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। आग की लपटें हल्के हल्के जल रही हैं। रोहित और समीर एक दूसरे की ओर देखते हैं। रोहित हिम्मत बटोरते हुए,
बाबा, हो सकता है अर्जुन अब भी जिंदा हो। अगर जिंदा होता तो अब तक लौट आता। हो सकता है वो कहीं फंस गया हो। हम उसे खोज सकते हैं। तुम दोनों भी उसी जंगल में जाना चाहते हो? हाँ, अर्जुन का पता लगाएंगे और अगर खजाना सच में है तो वो भी ढूंढ निकालेंगे। गांव की बूढ़ी औरत डरते हुए, मत जाओ बेटा, जंगल में कोई रहता है, कोई जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। वही डायन की कहानी। कहानी नहीं, हकीकत। एक ठंडी हवा का झोंका आता है। आग की लपटें अचानक कांपने लगती हैं। रोहित और समीर एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर मुस्कुरा देते हैं। रोहित मजबूती से, हम कल रात जंगल में जा रहे हैं। गांव वाले चौंक कर उनकी ओर देखते हैं। बाबा रघुनाथ अपना सिर पकड़ लेते हैं, जैसे जानते हों कि अब इनका लौटना नामुमकिन है। अमावस्या की रात रोहित और समीर जंगल के अंदर कदम रखते हैं। चारों ओर अंधकार फैला है। ठंडी हवा पेड़ों के बीच सरसराहट पैदा कर रही है। रोहित चारों ओर देखते हुए, ये जंगल तो सच में डरावना लगता है। अरे, डरने की जरूरत नहीं, बस दिमाग से खेल हो रहा है। जैसे ही वे कुछ कदम और बढ़ाते हैं, रोहित अपनी कलाई की घड़ी देखता है। मेरी घड़ी बंद हो गई। क्या? मेरी भी। दोनों मोबाइल निकालते हैं, लेकिन कोई सिग्नल नहीं। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं। कुछ गड़बड़ है। हो सकता है यहाँ नेटवर्क न आता हो। लेकिन घड़ियां। अचानक हवा में एक अजीब सी दुर्गंध फैलने लगती है। रोहित अपनी नाक दबा लेता है। ये बदबू कैसी है? जैसे कोई चीज सड़ रही हो। समीर इधर उधर नजरें दौड़ाता है और पेड़ों के तनों पर लाल धब्बे देखता है। रोहित, ये देख, पेड़ों पर खून के धब्बे। रोहित पास जाकर गौर से देखता है। लाल धब्बे अब भी ताजे लग रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी छींटे मारे हों। कहीं ये अर्जुन का तो नहीं? तभी अचानक दूर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आती है। रोहित और समीर एक दूसरे की ओर देखते हैं। दोनों की सांसें तेज हो जाती हैं। यहाँ बच्चा क्या कर रहा है? शायद कोई भटक गया हो। वे हंसी की दिशा में देखते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं, सिर्फ सूखे पत्ते हिल रहे हैं। शायद हमारा दिमाग हमें ही बेवकूफ बना रहा है। तभी झाड़ियों के बीच से फिर वही हंसी आती है, इस बार और पास से। दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी एक पुराना लकड़ी का झूला उनके पास के एक पेड़ से झूलने लगता है, बिना किसी हवा के। क्या तुमने इसे धक्का दिया? नहीं। अचानक झूले की रस्सियां चरमराने लगती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे और जोर से झुला रही हो। फिर झूला अचानक एक झटके से रुक जाता है। दोनों हड़बड़ाकर पीछे हटते हैं। समीर का पैर किसी चीज से टकराता है। वह नीचे देखता है और डर से जम जाता है। रोहित, नीचे देखो। वहां मिट्टी में आधा दबी हुई एक पुरानी घड़ी पड़ी थी, अर्जुन की घड़ी।